नमस्कार बच्चों, पहला प्रयास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। चलिए, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आज हम बिहार राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए इतिहास विषय के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे तो आप इस विषय के 35 प्रश्नों को, यानी एसएसटी के 35 प्रश्नों में से इतिहास विषय के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और ध्यान से सुनना होगा। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पहला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, वायसराय को उपाधि भारत के गवर्नर जनरल के ऑफिस में कब आरंभ हुई? इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो बच्चों, आपको क्या देखना है, देखो, वायसराय, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायसराय है और भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा गया? तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत की जो जड़ें जो थी वो हिल चुकी थी, और उनको ये भय था कि कहीं भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति हमारे विरुद्ध ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने दिखावे के लिए ही सही यहाँ के कुछ जमींदारों को और राजाओं को उनकी, जो आपको पता होगा कि इन्होंने एक नियम निकाला था कि जिस भी किसी राजा के संतान नहीं होगी तो हम उसकी राज्य को हड़प लेंगे। तो वो जो राज्य हड़पने की जो नीति थी वो उन्होंने छोड़नी पड़ी। और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उसको स्थानांतरित करके कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? वो क्राउन किसे कहते हैं? इंग्लैंड की महारानी के लिए ये शब्द यूज होता है। तो ब्रिटिश सरकार के पास ये पावर आ गई थी, तो इसीलिए भारत के गवर्नर जनरल का जो नाम पहले चलता था, अब उसको हम क्या कहने लगे थे? 1858 में वायसराय कहने लगे। वायसराय का मतलब ये हुआ कि वायसराय जो भी कुछ करेगा वो किसके कहने पे करेगा? इंग्लैंड सरकार की जो कौन थी, महारानी, उनके हिसाब से करेगा। क्यों? क्योंकि वायसराय का मतलब होता है क्या? प्रतिनिधि। क्या मतलब होता है? प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से ये मालूम पड़ता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर किसके पास चली गई थी? इंग्लैंड सरकार के पास। तो चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, मैंगलोर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो बच्चों, ऑप्शन तो बी है इसका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। कौन था? हैदर अली। तो हैदर अली वैसे तो बहुत छोटे परिवार से था, लेकिन आपने अगर नक्शा देखा हो ये इस तरीके से, तो ये जो थे हैदर अली, इनके पिता टीपू सुल्तान के, वो वाडियार के मंत्रियों के अधीन मैसूर सेना में कौन थे? एक घुड़सवार के रूप में उन्होंने शुरुआत करी थी। लेकिन 1761 में मैसूर का ये क्या हुए? 1761 में ये मैसूर के एक वास्तविक शासक के रूप में उभर के आए, और इन्होंने अपनी सेना को फ्रांसीसी यानी कि पश्चिमी प्रणाली से ट्रेनिंग दिलवाई थी। तो एक तरीके से ये अपडेट इनके सैनिक थे। इसके अलावा अपने सैन्य कौशल से इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने सैन्य कौशल से हैदराबाद के निज़ाम
और मैसूर, हाँ ये तुम्हारे पेशवा। और ये कौन थे? ये तुम्हारे थे कौन? ये थे हैदर अली। और यहाँ कौन होते थे? हैदराबाद के राजाओं को बोलते थे निज़ाम। और ये थे पेशवा। तो इन्होंने क्या किया, इनके कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया हैदर अली ने। इस कारण से होता क्या है कि ये जो हैदराबाद के निज़ाम और पेशवा जो थे वो इनके कौन हो गए? विरोधी हो गए। और इसका लाभ किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दक्षिण भारत में हमें अपनी पैठ बनानी है तो हैदर अली का सफाया करना होगा। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनका साथ देना शुरू कर दिया। किसका? पेशवाओं का और निज़ामों का। बाद में हालांकि अंग्रेज़ों ने बाद में इनका भी सफाया कर दिया और बड़ी चतुराई से इन्होंने कैसे भारत को अपने कब्जों में लिया 200 वर्षों के अंदर, ये बात देखने वाली है। तो चलिए बच्चों, इतना काफ़ी है कि हमारा जो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर होगा। 1612 ईस्वी में गुजरात में व्यापारिक पोस्ट स्थापित किया गया था। तो बच्चों आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से 1498 को। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? कालीकट पे कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। उसके कई सालों बाद, मतलब आप देखिए 1600 में आ रहे हैं कौन? अंग्रेज, डच। हालांकि जो फ्रेंच थे वो सबसे बाद में आए थे। तो 1600 में कौन आया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है बच्चों, तो उसका राइट आंसर होगा ए। हैदर अली कहाँ का शासक था? अभी हमने इसके ऊपर चर्चा करी है अभी कि हैदर अली कहाँ का शासक था। तो हमने बताया था कि भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर मैसूर दिखाई देगा, जो आपका कर्नाटक में, दक्षिणी कर्नाटक में आपको मैसूर दिखेगा। ये वहीं के शासक थे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है ना? ये आगे चले। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या बोलती है हमको कि प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 AD में आई वह थी। तो अभी हमने अभी चर्चा करी है कि 1600 AD में जो कंपनी आई थी वो कौन थी? वो अंग्रेज़ थे। कौन थे? अंग्रेज। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने से कंपनी ने प्राप्त किया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ये जो बॉम्बे है ये पहले पुर्तगाल के पास में था। तो जो पुर्तगाल के जो चार्ल्स द्वितीय जो थे ये कौन थे? ये इंग्लैंड के राजकुमार थे। और यहाँ पर किसका राज था बॉम्बे पे? पुर्तगाल का। तो चार्ल्स द्वितीय जो थे तो इससे क्या किया, इन पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को क्या किया? पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने क्या किया? बॉम्बे दे दिया। किसको? बॉम्बे दे दिया अंग्रेज़ों को। किसको दे दिया? अंग्रेज़ों को दे दिया। मतलब समझ रहे हैं? दहेज के रूप में, दहेज के रूप में बॉम्बे दे दिया। मतलब भारत जो है, इंडिया का जो बॉम्बे है, उस ज़मीन को दहेज में यूज़ किया जा रहा है। किसके द्वारा? विदेशी कंपनियों के द्वारा। कि पुर्तगाल के जो थे चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के थे और पुर्तगाल की राजकुमारी शादी हुई थी इनकी। तो जो ज़मीन मिली वो किसको मिली? दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने किराए पे दे दी किसको?
ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखिए ज़मीन कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और ज़मीन है वैसे किसकी, भारतीयों की, लेकिन इसको दहेज के रूप में यूज़ कौन कर रहा है, पुर्तगाली यूज़ कर रहे हैं, अंग्रेज़ यूज़ कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज़ कर रही है। तो हमारी धरोहर को कोई दूसरा कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत सोचने वाला विषय है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मैंगलोर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो मैंगलोर की जो संधि थी वो किस वर्ष हुई थी, तो 1784 में। हमने अभी बात करी है इसके ऊपर, किसके बीच में हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन, टीपू सुल्तान। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है ये मैंगलोर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बच्चों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1757 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाल का क्षेत्र है वहाँ क्या पड़ता है, प्लासी पड़ता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों पहले एक ही थे। ठीक है, ये तो देश की आज़ादी के बाद अलग हुए हैं। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब था उस समय, और सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में ये हुआ था। तो ये 1757 में हुआ था युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि श्रीरंगपट्टनम कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों श्रीरंगपट्टनम जो है वो यहाँ कावेरी नदी बहती है, और यहाँ पर क्या है, इस कावेरी नदी के दोआब पर श्रीरंगपट्टनम स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीरंगपट्टनम कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी के दोआब पर स्थित है श्रीरंगपट्टनम। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष हुआ था, तो बच्चों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्यों आया था, रेगुलेटिंग से आप समझ सकते हैं रेगुलेट करना यानी कि नियंत्रण करना। क्या नियंत्रण करना, आपको पता होना चाहिए कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो पावर थी वो अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई थी। और यहाँ के जो अंग्रेज़ थे वो क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत ही भ्रष्ट थे, और इसीलिए उनको रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रैयतवाड़ी का जनक कौन था, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश काल में भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू वसूलने की ये एक प्रणाली थी, यानी लगान। तो इसमें क्या व्यवस्था थी, व्यवस्था ये थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसी व्यक्ति जिसको आज हम बोलते हैं जमींदार, इसको नियुक्त करेगी, और ये क्या करेगा, ये एक लैंड रेवेन्यू को वसूल करेगा, और उसमें से 1/11 हिस्सा तो वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, और 10/11 किसको देगा, वो देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू के तौर पे। तो ये एक व्यवस्था थी, और ये जो व्यवस्था थी ये किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर होगा टॉमस मुनरो। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। आपको पता होना चाहिए कि निजी, सार्वजनिक, ये जो उद्यम होते हैं ये क्या होते हैं, निजी का मतलब है प्राइवेट कंपनी, जैसे कि रिलायंस कैसी है, प्राइवेट कंपनी है। सार्वजनिक का मतलब है कि उसमें सरकार का शेयर
है। और प्राइवेट या निजी का मतलब होता है कि उसके जो निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके हाथों में है? प्राइवेट, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के हाथ में है। तो इससे ये पता चलता है। प्रश्न संख्या, ये आ गया प्रश्न 14। भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना संचालित की गई? वैसे तो आज आप देखते होंगे आजकल हर 10 साल बाद ये जनगणना होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये 1872 में हुई थी पहली जनगणना। निम्नलिखित में से किसको भगवान कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। अब आपको हम बता दें कि भारत में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, उड़ीसा और झारखंड वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ आदिवासी लोग रहते थे और आज से नहीं हज़ारों साल से रह रहे हैं लोग। तो बाहर के लोगों की संस्कृति से और इनका कोई ताल्लुक़ होता नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत में आए तो ये क्या करने लगे, जंगल काट करके इनकी ज़मीनों का क्या करने लगे, अधिग्रहण करने लग गए। तब ऐसे में आदिवासियों का नेतृत्व किया था वो बिरसा मुंडा ने किया था और अपने तीरों से कई अंग्रेज़ों को मार गिराया था। तो इस कारण से लोगों में ये विश्वास हो गया कि बिरसा मुंडा जो हैं कोई भगवान है जो हमारा क्या करने आए हैं, उद्धार करने आए हैं। तो इसीलिए बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि दे दी वहाँ के लोगों ने। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता जो था वो सिद्धू कान्हू था। भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो राइट आंसर होगा इसका बम्बई। आपको पता होना चाहिए कि भारत में इस क्षेत्र में क्या है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी से क्या होता है, काली मिट्टी कपास के लिए क्या होती है, अधिक लाभदायक होती है। और जहाँ कपास होगा तो उससे जुड़े हुए जो उद्योग होंगे वो क्या होंगे, फलीभूत होंगे। तो इस कारण से वहाँ पर क्या हुआ, इस क्षेत्र में सूती वस्त्रों का उत्पादन अधिक हुआ। तो भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ? भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुआ कहाँ पर? बम्बई में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए गांधी जी, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी 1917 में किनके अनुरोध पर चंपारण पहुँचे थे? तो बच्चों ये चंपारण जो है ना वो आपका क्या पड़ता है, ये जो यूपी है ये है बिहार, ठीक है। तो बिहार में एक क्षेत्र जगह है चंपारण। यहाँ क्या होती थी, नील की खेती होती थी और ये जबरन नील की खेती होती थी। और इस कारण से क्या होता था, नील की खेती के कारण जो किसान थे उनकी ज़मीन, एक तो नुकसान ये था कि ज़मीन जो होगी ना वो 2-3 साल के बाद ऐसी हो जाएगी कि उसमें कोई फसल नहीं उगेगी। और दूसरी बात, जो किसान अपनी जीविका के लिए खेती करते हैं वो क्या करें। तो इस कारण से क्या हुआ था कि यहाँ के लोगों ने गांधी जी को बुलाया कि गांधी जी आप आइए, जैसे आपने साउथ अफ्रीका में अनशन वगैरह कर करके उनकी समस्या हल करी, हमारी भी समस्या हल करिए। तो उनमें जो व्यक्ति थे बुलाने के लिए वो थे राजकुमार शुक्ल। तो आपका जो 18वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन 10 अप्रैल 1917 को आरंभ हुए चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सम्मिलित हुआ? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो इसकी जो सही तारीख है वो होगी 10 मई 1857। अगला प्रश्न है हमारा कि सूरत विभाजन के समय
1907 के सूरत अधिवेशन में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1907 में क्या हुआ था कि दो दल बन गए थे, एक नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो लाल वाल पाल तो गरम दल में थे और बाकी के जो थे वो नरम दल में थे। 21 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो रास बिहारी बोस ने किया था। महान भारतीय सैनिक मंगल पांडे दिवंगत हुए थे तो 8 अप्रैल 1857 को। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। आपका जो खिलाफत आंदोलन है वो कब हुआ था? 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो 1942 में। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा असहयोग आंदोलन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में शुरू हुआ था। इसके बाद आपका अहमदाबाद मिल उनका वो था गांधी जी का अगला सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नांकित एक के साथ समझौते के बाद स्थगित कर दिया। तो भाई किसके बाद समझौते के बाद इन्होंने कर दिया था? तो पता होना चाहिए कि 1930 में इन्होंने जो अवज्ञा आंदोलन किया था, नमक सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च किया था मतलब ये जो है एक दांडी स्थान है गुजरात में, तो ये साबरमती से दांडी तक गए थे और यहाँ इन्होंने नमक को उठा करके नमक सत्याग्रह किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? नमक पर टैक्स लगा रही थी, जबकि गांधी जी का कहना था कि नमक जो होता है वो प्रकृति द्वारा देय होता है और इस पर टैक्स लगाना अनुचित है और ये हमारा अधिकार है कि हमें ये टैक्स बिना मिलना चाहिए। तो ये इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था और ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये अभी बात कही है हमने कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? तो विनायक दामोदर सावरकर ने ये बात कही है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसको कहा है? 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून जो था वो रॉलेट एक्ट को कहा गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ना वकील ना दलील ना अपील, मतलब आपको अपील करने का अधिकार नहीं होगा, आपको वकील करने का अधिकार नहीं होगा, आपको दलील करने का अधिकार नहीं होगा और पुलिस आएगी और आपको दबोच के ले जाएगी और आपको जेल में बंद कर देगी। तो इस प्रकार का जो कानून आया था, तो इस प्रकार के कानून को क्या कहा गया? रॉलेट काला कानून कहा गया। किसको? रॉलेट एक्ट को। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है?
तो दांडी किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बताया था गुजरात में है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। भाई साबरमती से दांडी तो पहुंचे थे गांधी जी, तो इसे बोलते दांडी मार्च। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी, या फिर इसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोल सकते हैं। ये दो नाम इसलिए आते हैं क्योंकि बंगाली की भाषा में तो उमेश का जो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वो उमेश चंद्र बनर्जी हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर उमेश चंद्र बनर्जी आए या व्योमेश चंद्र बनर्जी आए तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये थी सरोजिनी नायडू। और ये यूपी की भी क्या थी? प्रथम राज्यपाल थी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 ईस्वी में किया था? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। ये बहुत ही अच्छे कौन थे? समाज सुधारक। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी और सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था। अगला प्रश्न लेते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को। हालांकि बन तो गया था ये 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लागू जो हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न 35। किस वर्ष नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? अभी जो आप देखते हैं कि आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, पहले इसको बोलते थे आईसीएस अर्थात इंडियन सिविल सर्विस। तो ये कब लागू किया गया था? तो बच्चों इसे लागू किया गया था 1853 में। त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है। किसकी है त्रिपिटक? नाम सुना होगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक, इस तरह की 3 किताबें हैं, इसलिए इसको 3 पिटक बोलते हैं, जिसमें बुद्ध के उपदेश, उसके दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है, बौद्ध की कथाएं हैं इसके अंदर। तो ये त्रिपिटक जो पुस्तक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, बौद्ध धर्म। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो किनका कहना था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कहते थे कि जो कर्म कांड होते हैं, जो यज्ञ वगैरह होते हैं, ये सब कैसे हैं? बेकार हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि वेदों में उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ हवन वगैरह क्या है? उल्टी नौका के समान होते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि 18वीं शताब्दी का जो समय है ना, वो बहुत ही अंधकार युग में था। भारत में इस समय तो अंग्रेजों का शासन था ही था, लेकिन अंधविश्वास चरम पे था। और अंधविश्वास चरम पे कब होता है? जब अशिक्षा, गरीबी, ये सब चीज़ें आती हैं ना, तो अंधविश्वास भी साथ में आता है। तो इस वजह से दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय, ऐसे लोग हुए जिन्होंने समाज को इस अंधकारमय रास्ते से बाहर निकालने का प्रयास किया था। तो चलिए, इसका तो ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन कौन कौन से हैं? कि विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म के विशेष महत्व बताए थे। बिल्कुल बताए थे उन्होंने गीता के श्लोक को उद्धृत किया था, ये भी सही है।
उन्होंने दूसरों के धर्म की निंदा की थी। भाई ये तो विवेकानंद जी कभी नहीं कर सकते। 1892 में अमेरिका की धर्म संसद में भाषण दिया था। देखिए अमेरिका में एक शहर है शिकागो, जहां विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। और ये धर्म संसद क्या थी कि इसमें विश्व के सभी धर्मगुरु लोग आए थे और उन्होंने अपने अपने धर्म की विशेषता बताई थी। लेकिन विवेकानंद जी ने अपने धर्म की विशेषता बताई थी, लेकिन दूसरे धर्मों की निंदा करके नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से इस संसार की समस्त नदियाँ जाकर के समंदर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार ये सभी धर्म जो हैं विश्व के, वो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के पास लेकर जाते हैं। तो हमारा जो मंजिल है वो क्या होनी चाहिए? जिस प्रकार नदियों की मंजिल समंदर होती है, वैसे ही सभी धर्मों की जो मंजिल है वो क्या है? ईश्वर। तो इस प्रकार से ये उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी और भाइयों और बहनों कहकर उन्होंने ये भाषण प्रारंभ किया था। और ये 1892 में नहीं किया था, ये 1893 की बात है। इस प्रकार से ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन, आपके जो ऑप्शन होंगे ना, वो 1 और 2 होंगे। आइए देखते हैं ये किस में दिए हैं। तो ये दिए हैं ऑप्शन 1 और 2। 1 और 2 क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए 1 और 2। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है। दो महान मुगल शासक जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी, वे कौन थे? तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबर और हुमायूं। इनकी जीवनी लिखी गई थी। 39 का आंसर होगा बाबर और जहांगीर। 39 का आंसर क्या होगा? बाबर और जहांगीर। हुमायूं को तो समय नहीं मिला था। जब शासन संभाला तो क्या हुआ था? शेरशाह सूरी से युद्ध हो गया और 1540 में युद्ध हो गया। फिर इनको क्या करना पड़ा? भारत छोड़ के भागना पड़ा। फिर जब वापस आए तब क्या हुआ? सीढ़ियों से गिर के इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। केवल 1 वर्ष ये शासन कर पाए थे, तो ये अपने जीवन के बारे में क्या लिख पाते? तो इस प्रकार से ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 40। अकबर के अधीन मीर बख्शी का कार्य क्षेत्र था। तो अकबर के अधीन मीर बख्शी का जो कार्य होता था वो क्या था? सैन्य व्यवस्था देखना उसका कार्य होता था। प्रश्न संख्या 41। अलेक्जेंडर का सशक्त प्रतिरोध करने वाले पौरश शासन क्षेत्र किन नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए बच्चों, भारत पर जब भी आक्रमण हुए ना, वो क्या हुए? उत्तर पश्चिम से हुए, क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीप है वो किससे घिरा हुआ है? समंदर से घिरा हुआ है। इधर हिमालय है। बस ये जो क्षेत्र है ना आपका, पंजाब और राजस्थान से लगा हुआ, यहीं से हमेशा क्या होता था? अटैक होता था। और जितने भी आक्रमण हुए हैं देश में, वो हमेशा उत्तर पश्चिम सीमा से हुए हैं। तो अलेक्जेंडर भी जो था उसने भी भारत पर, ये यूनानी आक्रमण बोलते हैं इसको, क्योंकि अलेक्जेंडर जो था वो यूनान से संबंधित था। तो पहला यूनानी आक्रमण जब हुआ था ना अलेक्जेंडर के नेतृत्व में, वो कहाँ हुआ था? तो ये आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब, जिसमें राजा पोरस ने बड़ी वीरतापूर्वक क्या की थी? सिकंदर से लड़ाई की थी, क्योंकि अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता है। और जब सिकंदर के सामने पोरस प्रस्तुत हुए थे तो पूछा था कि बताइए आपके संग क्या किया जाए। तब पोरस ने कहा था कि मेरे संग वही व्यवहार कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। और इस बात से खुश होकर के सिकंदर ने इनका जो राज्य था इनको वापस कर दिया और सिकंदर भारत से वापस चला गया।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय किसने भारतीय धन दोहन का सिद्धांत दिया? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू। अब प्रश्न ये आता है कि ये धन दोहन का सिद्धांत का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब है कि दादा भाई नेहरू का ये कहना था कि ब्रिटिश सरकार हमारा डबल तरीके से क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, इस समय भारत में क्या था, कच्चा माल जो था, वो कच्चा माल क्या करते थे, कच्चा माल लेकर के सस्ता कच्चा माल लेते थे और इसको अपने यहाँ क्या करते थे, इसके कपड़े बना करके भारत में बेचते थे और उससे भी डबल मुनाफा कमाते थे। इस प्रकार से वो क्या कर रहे थे, भारत का दोहरा शोषण कर रहे थे। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नेहरू। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1498 में। 1498 में एक जहाजी वो था, उसके हेल्प से कोमोरोनियन तक पहुंच गए थे। ये पुर्तगाल से कोमोरोनियन तक पहुंच गए थे। यहाँ से एक अफ्रीका में एक नाविक उनको मिला था। उन्होंने क्या किया था, कालीकट पहुंचने का रास्ता दिखाया था और कालीकट के राजा जमोरिन के पास पहुंचा दिया था। इनका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। तो 1498 में क्या हुआ था, वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे। बुद्ध को त्रिदेव हाँ, तो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44, बुद्ध का त्रिदेव प्रतीक किस चीज़ को नहीं दर्शाता है? तो बुद्ध का जो त्रिदेव प्रतीक है वो किस चीज़ को नहीं दर्शाता है? तो निर्वाण को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ये संघा को दर्शाता है, बुद्धा को दर्शाता है, धम्म को दर्शाता है, लेकिन बुद्ध का जो त्रिदेव प्रतीक है वो निर्वाण को नहीं दर्शाता है। टोडरमल संबंधित थे, तो आपको पता होना चाहिए कि राजा टोडरमल जो थे वो किसके समय थे? तो ये अकबर के समय में थे टोडरमल, और इनका जो संबंध था वो संबंध था किससे? वित्त से संबंधित था। तो बच्चों आगे के प्रश्नों के लिए आप हमारी इतिहास श्रृंखला की पार्ट 2 को देखें और चैनल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें। तो बच्चों अगली वीडियो तक के लिए बने रहिएगा। नमस्कार।